हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटोहॉलिक बाय सोनिका। और आज हम स्टडी करेंगे सेल कोट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, देयर इज समथिंग आई वांट टू से दैट द टाइम इज़ रियली टफ एंड ऑल वी हैव टू डू इज़ टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स so well. And there is one thing we must keep in our mind that tough time never lasts, but tough people do. So कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं माइंड में। सो दिस वो टाइम ऐसा होता है जहाँ पर हमको पॉज करना चाहिए और चेक करना चाहिए। वी मस्ट चेक आवरसेल्व्स एंड अपने आप को नहीं जाने देना उस तरफ और पॉजिटिव ही सोचना है, because positivity is the only thing that can keep you going even in this time. Or recently I have lost somebody very close to me, and this is really hard. So all I want to say, take care of yourselves, your family, your close ones, take care of everyone, create blessings for everyone in this time. So let's start. Cell coat. सेल कोट क्या होता है? देखिए, जब हमने लास्ट जो लेक्चर था सेल चैप्टर में, वो था सेल वॉल का। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है और वो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। लेकिन ऐसे सेल्स जिनके पास सेल वॉल नहीं है, उनके अंदर एक कवरिंग होती है जिसको बोला जाता है सेल कोट, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। अब ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती? एनिमल सेल। ओबियसली एनिमल सेल जो है उसके पास सेल वॉल नहीं होती, तो एनिमल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल कोट प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको सिंपली मीन्स शुगर एंड कैलिक्स सिंपली मीन्स कवरिंग। सो ग्लाइकोकैलिक्स इज अ शुगर कवरिंग। किस किस का बना होता है ग्लाइकोकैलिक्स? ओलिगोसैकेराइड्स का, सिलिकॉन का, कैल्शियम एंड सोडियम सॉल्ट्स का और दूसरे मटेरियल्स का। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बने होते हैं, उनको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। अब जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन भी पाया जाता है। व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन? कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन भी पाया जाता है। तो वो जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है मेमेलियन सेल्स के अंदर, मैमल्स के सेल के अंदर, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज सिएलिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये सिएलिक एसिड क्या होता है? सिएलिक एसिड एक ओलिगोसैकेराइड होता है। इट इज़ अ ओलिगोसैकेराइड। तो सिएलिक एसिड प्रेजेंट होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, जिसकी वजह से Ca2 पॉजिटिव यानी कि कैल्शियम के आयंस और Na पॉजिटिव सोडियम आयंस, यहाँ पर Na2 पॉजिटिव लिखा है, इसको करेक्ट करेंगे हम। Na पॉजिटिव आयंस, Ca2 पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव आयंस बाइंड कर पाते हैं। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड प्रोवाइड मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन साइट्स। जो ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, ये मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन साइट्स प्रोवाइड करते हैं। ये ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन कोवेलेंटली बाइंड करते हैं। कोवेलेंटली बाइंड नहीं करेंगे, नॉन कोवेलेंटली वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से बाइंड कर सकते हैं, वो वॉन डर वाल्स फोर्स की मदद से बाइंड कर सकते हैं। वो ऐसे किसी भी तरीके से बाइंड करेंगे जो नॉन कोवेलेंट है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन साइट्स काम करती हैं। अब आता है बैक्टीरियल सेल वॉल। तो लास्ट टाइम हमने जब सेल वॉल को डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट द प्लांट सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल को भी थोड़ा डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके बाद हमें बैक्टीरियल सेल कोड को स्टडी करना है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक यूबैक्टीरिया जो होता है, हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ यूनिक सब्सटेंस कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। तो जो यूबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक यूबैक्टीरिया, उसके पास जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। क्योंकि आपको पता होगा बैक्टीरिया भी दो होते हैं, आर्के बैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो बियॉन्ड सेल वॉल सम बैक्टीरिया हैव एडिशनल कवरिंग कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। कुछ बैक्टीरिया के अंदर ऐसा होता है कि उनके पास जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकेन की, उसके अलावा एक और कवरिंग होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, यानी कि जो बैक्टीरिया का सेल कोड है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ये 2 टाइप का होता है। इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर और इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। स्लाइम लेयर में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं
जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, क्योंकि मिलके किसका बना है ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोप्रोटीन से ही मिलकर बना है, तो उसमें जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे वो लूजली पैक्ड होंगे। और ये स्लाइम लेयर क्या करेगी कि जो बैक्टीरियल सेल है उसको डिहाइड्रेशन से बचाएगी, न्यूट्रिएंट के लॉस से बचाएगी। और दूसरे टाइप का जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो होता है कैप्सूल। ये थिक होता है और टफ होता है, तो ये भी सेल को प्रोटेक्ट कर सकता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा, डैमेज से प्रोटेक्ट कर सकता है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैप्सूल यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए, ये कैप्सूल शो किया गया है, ये कैप्सूल है, तो ये कैप्सूल शो किया गया है। और बाकी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, समटाइम्स पिलाई आर प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया, जिससे बैक्टीरिया जो है वो किसी भी सरफेस से क्या हो सके, अटैच हो सके सरफेस से, उसके लिए उस पर पिलाई प्रेजेंट होते हैं। एंड प्लाज्मिड्स, जो सर्कुलर डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, उसको प्लाज्मिड बोलते हैं। राइबोसोम्स आर देयर, ये फिर फ्लैजिलम है बैक्टीरिया के पास, यहाँ पर बैक्टीरियल फ्लैजिलम। इस तरीके से बैक्टीरियल सेल को दिखाया गया है, जिसके अंदर आपको क्या देखना है, बेसिकली कैप्सूल को देखना है। अब एक स्ट्रक्चर होता है मीजोजोम, ये पाया जाता है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। मीजोजोम क्या होता है, ये फोल्डिंग और एक्सटेंशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनटू द सेल, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और मीजोजोम्स बन जाते हैं। मीजोजोम्स जो हैं ये कई सारे शेप के हो सकते हैं, ये वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, एंड लेमेले की यानी कि लेयर्स की फॉर्म में हो सकते हैं। सो हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये जो मीजोजोम होते हैं ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, कि डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, और फिर जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा डॉटर सेल्स में, उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी मदद करते हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मदद करते हैं, सिक्रीशन के प्रोसेस में मदद करते हैं, और जो सेल का सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ बढ़ सकती हैं, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो देखिए इसके अंदर इस डायग्राम में आप जो पॉइंट नंबर 6 को देखेंगे, पॉइंट नंबर 6 जो है ये मीजोजोम को रिप्रेजेंट करती है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखिए ये मीजोजोम है। ये अब इसमें देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर फोल्ड हो रही है, और अभी हमने यही पढ़ा था कि मीजोजोम क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इनटू द सेल के अंदर ही क्या होती है, फोल्ड हो जाती है। और देखिए इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, इतना सिंपल है, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये यहाँ पर प्ले कर रही है, मीजोजोम्स प्ले कर रहे हैं। उसके बाद बारी आती है सेल मेम्ब्रेन की। तो जो बेसिकली आज का जो मेन टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हमें काफ़ी अच्छे से स्टडी करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, बायो मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन बोला जाता है, प्लाज्मा लेमा बोला जाता है, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। दो नेम जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन आपने सुना होगा। बेसिकली कभी जो नई नई रिसर्च होती रहती है उनमें ये हमें सुनने को मिल जाता है कि साइंटिस्ट ने बायो मेम्ब्रेन आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया। ये सारी चीज़ें हमें ये सारे टर्म्स हमने सुने हुए हैं। तो इट इज़ अ लिविंग मेम्ब्रेन। जैसे कि जब हमने सेल वॉल को देखा था, तो जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, इट इज़ नॉन लिविंग, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ लिविंग मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों है सेल के अंदर, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो जो सेल का एनवायरनमेंट है, सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है और जो बाहर का एनवायरनमेंट है उनको क्या करती है, अलग अलग करती है। यानी कि इट सेपरेट्स द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट ऑफ सेल। जो अंदर का एनवायरनमेंट है, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। तो ये थिन होती है, इट इज़ थिन, फ्लेक्सिबल होती है, डायनेमिक होती है, एंड सिलेक्टिवली परमिएबल। इसको डायनेमिक क्यों बोला जाता है, इसको डायनेमिक इसलिए बोला जाता है, इट कैन मूव। इसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो मूव कर सकते हैं, इसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। सो इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को ये अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने के लिए और कुछ को नहीं करती। तो जब इस तरीके से एक सिलेक्टिव नेचर शो कर रही है, सिलेक्टिव है, अपनी चॉइस में ये सिलेक्टिव है कि ये किसको जाने देगी अपने अंदर से, किसको नहीं जाने देगी, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। ट्राइलेमुलर और ट्राइपेरिटीट। ट्राइलेमुलर का मतलब क्या होता है कि 3 लेयर्स होती हैं इसकी,
तीन लेयर की फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है 3 लेयर्ड है, इट इज़ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो इसकी जो आउटर लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है, जो इनर लेयर होती है वो भी प्रोटीन की होती है, जो मिडल लेयर होती है वो बाई लेयर्ड होती है। जो मिडल लेयर है वो 2 लेयर से मिलकर बनी है, मिडल लेयर 2 लेयर से मिलकर बनी है, जो बनी होती है लिपिड की, और लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड यानी कि फॉस्फोरस प्लस लिपिड, फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो जब हम इसको देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो हमें 3 लेयर दिखाई देती हैं, लेकिन होनी कितनी दिखाई देनी चाहिए? 4 दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि मिडल लेयर बाई लेयर्ड है। लेकिन जो मिडल लेयर के अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर होती हैं वो इतना ज़्यादा पास होती हैं कि देखने में ऐसा लगता है कि इट इज़ अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, और इसको कंसीडर भी 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर ही करा जाता है। तो याद रखना कि 3 लेयर स्ट्रक्चर इसको कंसीडर किया जाता है। हालांकि इसके अंदर 2 लेयर्स हैं लिपिड की, लेकिन इसको 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर ही कंसीडर किया जाता है। डिफरेंट मॉडल्स टू एक्सप्लेन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था उसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए। होता क्या है कि एक साइंटिस्ट की जो लिमिटेशन होती है वो दूसरे साइंटिस्ट की अपॉर्चुनिटी बन जाती है, वो उसकी लिमिटेशन को ही करेक्ट करने के लिए आगे काम करता है। तो सबसे पहले आया था ओवरटोन मॉडल। तो ओवरटोन मॉडल में उनने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक मोनोलिपिड लेयर है, इट इज़ मोनोलिपिड थ्योरी, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस एक लिपिड की लेयर होती है, सिंगल लेयर, लिपिड की एक सिंगल लेयर होती है, ऐसा ओवरटोन मॉडल में कहा गया था। लेकिन वो कई सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया मॉडल, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। उसके बाद दूसरा मॉडल आया गार्टर एंड ग्रेंडल मॉडल। तो इन्होंने लिपिड लीफलेट के बारे में बताया। इन्हें कहा इस फॉस्फोलिपिड इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बायोमोलिकुलर लेयर। इन्हें बोला कि फॉस्फोलिपिड जो है वो मेन कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? इट इज़ फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ बायोमोलिकुलर लेयर। ये एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो लेयर कैसी है? बायोमोलिकुलर, 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो इनका मॉडल भी, और इनने और क्या था इनके मॉडल में कि जो पोलर हैंड है, बाईमोलिकुलर है ना, दो टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई, तो उसके 2 पार्ट्स हैं, एक है उसका पोलर एंड और एक है उसका नॉन पोलर एंड। अब जो पोलर एंड है वो किसको फेस कर रहा है? वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, और जो नॉन पोलर एंड है वो किसको फेस करता है? वो फेस करता है इनसाइड दी साइटोप्लाज्म के अंदर फेस करता है। ये गार्टर और ग्रेंडल के मॉडल ने बताया था। अब इसके बाद जो थर्ड मॉडल है वो है डेनियली एंड डेवसन का मॉडल। तो इनका मॉडल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सटीक था, पर फिर भी इनका मॉडल फेल हो जाता है क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी जो इनका मॉडल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो इनके मॉडल में क्या था? इनके मॉडल का दूसरा नाम होता है सैंडविच मॉडल और लाइपोप्रोटीन मॉडल। इन्हें बहुत सही बात बताई। इन्हें बताया कि एक प्रोटीन की लेयर होती है, एक और प्रोटीन की लेयर होती है, और बीच में लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है। ये इनने बात बता दी जो कि बहुत सही बात थी। इसके बाद इनने दूसरी बात बताई कि जो 2 प्रोटीन की लेयर हैं जिनके बीच में लिपिड की बायोमोलिकुलर प्रेजेंट है, अब ये जो प्रोटीन की लेयर है इसके अंदर ये बीटा प्रोटीन्स हो सकते हैं। ये जो आप जिगजैग शेप में देख रहे हैं ये बीटा प्रोटीन्स हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये जिगजैग शेप वाले बीटा प्रोटीन्स हैं, ये वाले अल्फ़ा प्रोटीन्स हैं, और ये वाले गामा प्रोटीन्स हैं। तो जो सर्कुलर शेप में है ये गामा प्रोटीन्स हो गए, ये जो जिगजैग वाले हैं वो बीटा हो गए, और ये जो है आपका बीच में इन द मिडल ये वाले जो प्रोटीन्स हैं ये आपके हो गए अल्फ़ा प्रोटीन्स। तो इनने बताया कि जो प्रोटीन के लेयर्स हैं ये कि कौन से प्रोटीन के हो सकते हैं? बीटा प्रोटीन्स की हो सकती हैं, गामा प्रोटीन अल्फ़ा प्रोटीन्स की भी हो सकती हैं, और गामा प्रोटीन्स की भी हो सकती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक जो है वो बीटा प्रोटीन की हो और एक जो है गामा प्रोटीन की हो। और ऐसा भी हो सकता है, वन थिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल, कि जो दोनों लेयर्स हैं आउटर एंड दी इनर लेयर वो किसकी बनी हो? वो बीटा प्रोटीन्स की बनी हो, और सेंटर में क्या प्रेजेंट हो? वो अल्फ़ा प्रोटीन्स प्रेजेंट हो। तो जो दोनों लेयर्स हैं वो बीटा प्रोटीन की बनी हुई है और बीच में क्या प्रेजेंट है? अल्फ़ा प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो ये भी पॉसिबल है। ये इनने बोला था, इसको नहीं देखना है आपको, इसको अभी नहीं देखना है। ये आपको याद रखना है कि ये इनने बोला था।
अब लेकिन इनका जो मॉडल है वो भी फेल हो जाता है। इनका मॉडल क्यों फेल हो जाता है? इसका रीज़न ये था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो मूवमेंट होता है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस का थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे कि हम सब जानते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाकर होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कोई भी चीज़ जाती है तो उसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जब कोई चीज़ लो कंसंट्रेशन, पहले से वो लो कंसंट्रेशन पर और लो कंसंट्रेशन से वो हाई कंसंट्रेशन ट्रेवल कर कर जा रही है, तब वहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और वो किसकी मदद से होता है? एनर्जी के इंटेक से होता है। वहाँ पर एटीपी मॉलिक्यूल्स का यूज़ होता है। तो उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और जो सब्सटेंसेस वाटर सॉल्युबल हैं, वाटर में सॉल्युबल हैं, वो कैसे ट्रेवल कर पाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इन चीज़ों को जो है वो इनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो एक कॉज जो है इनके फेलियर का ये बन गया। और दूसरा ये था कि इन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको एक स्टैटिक लेयर की फॉर्म में ट्रीट किया, एक स्टैटिक लेयर बताया। और एक स्टैटिक लेयर जब हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मान लेते हैं तो हम इसके फंक्शंस को और इसकी वेरिएबिलिटी, जो इसके अंदर कई सारे और जो वेरिएबल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो यानी कि इसका मतलब स्टैटिक लेयर तो है नहीं, क्योंकि स्टैटिक लेयर मान के हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। तो ये चीज़ भी इनका क्या बन गई, इनके जो मॉडल था उसके रिजेक्शन का रीज़न बन गई। उसके बाद जो फोर्थ मॉडल है, वो फोर्थ मॉडल आता है हीलियर एंड हॉफमैन्स मिसिलर थ्योरी। तो इन्होंने क्या बोला, इनके मॉडल को समझते हैं। इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये मिसल टाइप की होती है। वो मिसल टाइप की प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है उसे समझते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि जो फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स को जब जब वाटर जो है वो घेर लेते हैं, एनक्लोज कर लेते हैं अपने अंदर, अपने मतलब जो एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है उसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। जैसे कि ये एक फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स ने चारों तरफ से घेर लिया, एनक्लोज कर लिया। तो जब ऐसा होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? एक मिसल का फॉर्मेशन होता है। इसी को एक मिसल कहते हैं। व्हाट इज मिसल? मिसल इज नथिंग बट द फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड बाय वाटर आर कॉल्ड मिसल्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दोनों टाइप में एग्जिस्ट करती हैं, मिसल टाइप में भी और लेमिलर टाइप में भी। लेमिलर का मतलब क्या होता है? लेमिलर का मतलब होता है लेयर्स। तो लेयर्स की फॉर्म में भी होती है और मिसल टाइप में भी होती है। और दोनों ही जो टाइप्स हैं वो म्यूचुअली कन्वर्टेबल होते हैं। यानी कि जो मिसल टाइप है वो लेमिलर टाइप में कन्वर्ट हो सकता है, और ज़रूरत पड़ने पर जो लेमिलर है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? वो आपका मिसल टाइप में। 1 मिनट, एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, मुझे अभी याद आया कि एक पॉइंट मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है। वो पॉइंट ये है कि ये जो अल्फ़ा गामा और बीटा, ये जो प्रोटीन्स होते हैं, कौन से प्रोटीन्स हैं, ये किन प्रोटीन्स के टाइप है? तीनों अल्फ़ा बीटा गामा, ये ग्लोब्यूलिन, दीज आर द टाइप। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स होते हैं उन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स के ये टाइप होते हैं तीनों, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अब ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, इट इज़ मिसल टाइप। ये मिसल टाइप का है जिसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं बोरे आप और जो ग्लोबुलर मिसल्स हैं, ग्लोबुलर मिसल्स कैसे बनी होंगी? जब फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स ने वाटर ने फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स को एनक्लोज कर लिया होगा। और ये वाली जो है ये लेमिलर टाइप यानी कि लेयर वाली, जो लेयर की फॉर्म में होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। लेकिन इनका मॉडल भी जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ अभी भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बच रही थी, जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। उसके बाद एक फिफ्थ मॉडल आता है, रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो रॉबर्टसन ने बताया कि चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे किसी और कोई सेल ऑर्गेनेली है उसकी जो मेम्ब्रेन हो, सेल ऑर्गेनेल है उसकी कोई मेम्ब्रेन हो, किसी सेल ऑर्गेनेल की या फिर सेल की मेम्ब्रेन हो, तो वो सारी जो सबका जो कंपोजिशन होता है वो एक ही होता है। यानी कि सारी जो मेम्ब्रेन्स है वो एक ही टाइप की होती हैं। ऑल मेम्ब्रेन्स आर सिमिलर,
ऑल मेम्ब्रेन्स आर आइडेंटिकल, सारी मेम्ब्रेन्स एक जैसी होती हैं और उनको यूनिट मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो यूनिट मेम्ब्रेन जो वर्ड है वो इसने दिया, यूनिट मेम्ब्रेन बोला है इसने। तो ईच ऑर्गेनल हैज़ दिस यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, बट दिस मॉडल वॉज रिजेक्टेड बिकॉज इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द डायनेमिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसने बहुत अच्छी बात बताई यूनिट मेम्ब्रेन वाली, लेकिन ये मॉडल हो जाता है फेल, क्योंकि ये क्या नहीं बता पाया, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायनेमिक नेचर होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब ये देखिए, इसके अंदर इसने बताया कि जो प्रोटीन की लेयर है, आप देख सकते हैं इसमें एक आउटर प्रोटीन लेयर है और एक इनर प्रोटीन लेयर है, और जो बीच में जो लिपिड है उसकी बाई मॉलिक्यूलर लेयर है। लिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट है बीच में। ये यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद जब इसका मॉडल भी, रॉबर्टसन का मॉडल भी फेल हो जाता है, उसके बाद एक और मॉडल आता है विच इज़ नोन एज सिंगर एंड निकोलसन्स फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल टिल नाउ। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है, और सबसे जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको ये मॉडल जो है वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो ये मॉडल कहता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, it is made up of fluid bilayered lipid molecules in which protein molecules are arranged as mosaic। कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लूइड नेचर की है। अब जो इसमें बाइलेयर्ड लिपिड है वो फ्लूइड है, वो एक फ्लूइड है, और उसके अंदर जो प्रोटीन है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोज़ेक के फॉर्म में अरेंज्ड है। मोज़ेक क्या होता है? मोज़ेक का मतलब होता है पैटर्न ऑफ स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीसेस का पैटर्न। क्योंकि जो अब आप एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक लिपिड का समुद्र है, लिपिड का क्या है, समुद्र है, और उस समुद्र के अंदर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक आइसबर्ग की तरह हैं, बर्फ़ की तरह, मतलब उसके अंदर समुद्र की तरह, समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर वो प्रेजेंट है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। And the position of proteins keeps on changing, which is the measure of the fluidity of the plasma membrane। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आज तक किसी मॉडल ने नहीं कही थी, वो इनके मॉडल ने कही कि जो प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, वो मूविंग है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और वो अपनी पोजीशन किस हद तक चेंज कर सकते हैं, कितनी चेंज कर सकते हैं, ये मेज़र बन जाता है फॉर द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने ज़्यादा जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो डायनेमिक होंगे, जितने ज़्यादा वो मूव कर सकते हैं, उतने ज़्यादा वो क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड नेचर की मानी जाएगी, उसकी फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब इसके अंदर आपको सिंपल क्या याद रखना है कि जो लिपिड हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड बोल रहे हैं, और जो मोज़ेक है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन्स बोल रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब जो प्रोटीन्स भी होते हैं वो 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं। लिपिड की जो बाई लेयर है, उस लिपिड बाई लेयर में 2 टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज़ एक्सट्रिंसिक एंड सेकेंड इज़ इंट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं ये लूजली अरेंज होते हैं लिपिड के सरफेस पर, लूजली अरेंज होते हैं और ईजिली सेपरेबल होते हैं, मतलब ईजिली आप इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं ये पूरी तरीके से लिपिड की लेयर में एम्बेडेड होते हैं, उसमें एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर धसे हुए होते हैं। तो इनको सेपरेट करना इज़ डिफ़िकल्ट, इनको सेपरेट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन 2 टाइप के होते हैं, सिस एंड ट्रांस। जो सिस होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द हाफ लेयर, और जो ट्रांस होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं होल लेयर में, पूरी की पूरी लेयर में। अब इस चीज़ को हम डायग्राम से समझते हैं कि ऐसे थ्योरेटिकली बोल के समझना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, तो डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये एक लिपिड, ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको देखना है कि जो ये लिपिड की बाई लेयर है, ये लिपिड की बाई लेयर है, और इस लिपिड की बाई लेयर के अंदर आपके प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये सब जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, ऑल दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब ये देखिए, ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है, ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन, इसको इंटीग्रल प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं। तो ये एक इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और ये जो है ये थ्रू आउट द लिपिड लेयर, पूरी की पूरी लिपिड लेयर में प्रेजेंट है। तो ये कौन सा होगा, ट्रांस होगा। और अगर एक ऐसा इंट्रिंसिक प्रोटीन जो आधी लेयर में प्रेजेंट होता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका सिस इंट्रिंसिक प्रोटीन।
और जो बाहर प्रेजेंट है जिनको इजीली सेपरेट किया जा सकता है वो कौन से होते हैं आपके पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, और विच वी कॉल्ड एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक को पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोला जाता है, जो कि बाहर एकदम ऊपर ही ऊपर प्रेजेंट होते हैं लिपिड की लेयर के ऊपर। अब देखिए इसके अंदर आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स भी देखने को मिल सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये अभी हम जो कंपोजिशन होगी जब हम एंड में, एट द एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस कंपोजिशन में हम ये सब पढ़ेंगे कि इसमें ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स है, कोलेस्ट्रॉल है। अभी हम यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं। और ये जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर फॉस्फोलिपिड्स। ये क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं। अब ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, इस फॉस्फोलिपिड में इसमें ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये पार्ट जो होता है ये हाइड्रोफिलिक एंड होता है, हाइड्रोफिलिक एंड और पोलर एंड। इसको हाइड्रोफिलिक एंड या फिर पोलर एंड बोला जाता है। और ये जो नीचे वाला प्रोटीन, ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक एंड होता है और नॉन पोलर एंड, हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर। अब जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये ग्लिसरॉल का बना होता है, इट इज़ ग्लिसरॉल। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किसका बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ फैटी एसिड, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। लिपिड कैसे बनते हैं? लिपिड बनते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से। लिपिड के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो जो ग्लिसरॉल वाला कंपोनेंट है वो कैसा है? पोलर है, और जो फैटी एसिड वाला कंपोनेंट है वो नॉन पोलर है। इसके बाद ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर भी जो है वो देखा जा सकता है कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा अच्छे तरीके से, ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर दिखाई गई है और फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से निकालकर एक अलग से एक फॉस्फोलिपिड दिखाया गया है, जिस फॉस्फोलिपिड में आपको यू कैन सी द हाइड्रोफिलिक हेड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक हेड विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल एंड हाइड्रोफोबिक टेल विच इज़ मेड अप ऑफ फैटी एसिड। इसके बाद ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ एविडेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एविडेंसेस क्या हैं? मुझे आपको कुछ एविडेंसेस देने पड़ेंगे, तभी आप बोलेंगे कि हाँ ये जो मॉडल है ये बेस्ट मॉडल है और ये ठीक है, ये मॉडल एकदम सही है। तो एविडेंसेस देती हूँ मैं आपको इस मॉडल के सपोर्ट। पहला एविडेंस ये है कि जो RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर से इंटीग्रल प्रोटीन्स को क्या है? अलग किया जा चुका है, सेपरेट किया जा चुका है, आइसोलेट किया जा चुका है, या सेपरेट वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, सेपरेट किया जा सका है। अब आप उन इंटीग्रल प्रोटीन्स को RBCs के अंदर से निकाल रहे हो, वो उनके अंदर प्रेजेंट होंगे तभी तो निकाल रहे हो। और इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब जो प्रोटीन्स जो है वो कैसे होते हैं? बाई लेयर के अंदर, जो लिपिड की बाई लेयर है उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। पहला एविडेंस तो ये हो गया। अब जो दूसरा एविडेंस है वो है फ्रीज फ्रैक्चर। फ्रीज फ्रैक्चर क्या होता है? इसमें देखिए, डायग्राम में देखिए तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एकदम मिडल में से जो है कट किया जाता है, मिडल में से, जैसे कि उसके 2 पार्ट हो जाएं। जो जैसे कि ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के अंदर जो ये जो लेयर है, ये प्रोटीन की है, ये वाली लेयर भी प्रोटीन की है, और ये जो इससे जो स्टिक्स लटक रही हैं ये स्टिक्स किसके हैं? लिपिड की। अब बिल्कुल बीच में से क्या लगाया जाता है? कट लगाया जाता है, जिससे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, 2 लीफलेट्स बन जाती हैं। यहाँ पर 2 लीफलेट्स बन जाती हैं। यहाँ इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में जो एकदम मिडल में से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई? डिवाइड हो गई है, जिसकी वजह से किसके में जो सेंटर है, जो जहाँ पर जो दोनों लिपिड की बाई लेयर्स हैं उनके सेंटर में से हमने इसको क्या किया है? डिवाइड किया है। अब इसको डिवाइड जब करते हैं तो यहाँ पर लीफलेट्स बन जाती हैं। ये जो ऊपर वाली लीफलेट है, द अपर लीफलेट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्मिक और ई फेस। इसको एक्सोप्लाज्मिक और ई फेस कहा जाता है क्योंकि ये किसको फेस कर रही है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रही है। और जो नीचे वाली लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? जो नीचे वाली लेयर होती है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक लीफलेट।
साइटोप्लाज्मिक लीफलेट और प्रोटोप्लाज्मिक लीफलेट, इसको साइटोप्लाज्मिक नहीं प्रोटोप्लाज्मिक लीफलेट वर्ड यूज़ किया जाता है, नॉट साइटोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक लीफलेट इसको बोला जाता है, और पी लीफलेट शॉर्ट फॉर्म में पी लीफलेट बोलते हैं। तो जो ऊपर वाली लीफलेट है इट इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्मिक लीफलेट, और जो नीचे वाली लीफलेट होती है उसको साइटोप्लाज्मिक लीफलेट बोला जाता है। अब ये वाला जो फेस है इसको बोला जाता है EF फेस, एक्सोप्लाज्मिक फ्रैक्चर्ड फेस। क्या हो गया EF फेस। अब ये वाला जो फेस है इसको बोला जाता है PF फेस। सो दिस इज EF फेस एंड दिस इज PF फेस। एक हो गया EF फेस और एक हो गया PF फेस। अब जब इनको अलग अलग किया, दो लीफलेट्स बनाई, तो पता है लीफलेट्स बनाने के बाद क्या हुआ, देखिए लीफलेट्स बनाने के बाद क्या हुआ, small particles in both the fractured leaflets are seen embedded in the lipid bilayer which are integral proteins। जो दोनों लीफलेट्स थी, ई लीफलेट और जो पी लीफलेट थी, उन दोनों लीफलेट के अंदर क्या प्रेजेंट था, उन दोनों लीफलेट के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, जो कि किसके अंदर एम्बेडेड थे, लिपिड की बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड थे। और जब पता किया गया, उनके नेचर को फाइंड किया गया, तो वो जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो इंटीग्रल प्रोटीन्स थे, यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये जो दो आपके एविडेंसेस हैं, ये दो एविडेंसेस हो जाते हैं जो कि इस बात को शो करते हैं कि यस, ये जो मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये एकदम सही है। इसके बाद बात आती है एम्फीपैथी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्फीपैथी। एम्फीपैथी का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे अभी हमने देखा कि जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये बाइपोलर है, इनकी सॉरी ये जो लिपिड की बाईलेयर लिपिड जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिपिड के, वो उनके पास वो पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट भी है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। तो इस टाइप का जब जो नेचर होता है, जब किसी मॉलिक्यूल के पास पोलर और नॉन पोलर दोनों टाइप के पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों टाइप होते हैं, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक को एम्फीपैथी बोला जाता है। It is used for the molecules that have both hydrophobic water hating, hydrophilic water loving polar ends। अब देखिए आर्टिफिशियल लिपिड के जो बाई लेयर है उसको साइंटिस्ट ने जो है वो डेवलप किया है इन 2 फॉर्म्स। 2 फॉर्म्स में साइंटिस्ट इसको सक्सेसफुली डेवलप कर चुके हैं, लिपिड की बाई लेयर को आर्टिफिशियली। एक उनने जो लिपिड की बाई लेयर है वो स्फेरिकल वेसिकल, जिसको लाइपोसोम कहते हैं, उस लाइपोसोम की फॉर्म में बनाया है, और एक प्लेनर बाई लेयर बनाई है जिसको बोला जाता है ब्लैक मेम्ब्रेन। और इसमें क्या होता है, एक पोर होता है, उस पोर के अगेंस्ट, उस पोर के अराउंड जो है मेम्ब्रेन होती है, और वो किसके बीच में होती है, 2 एक्वस कंपार्टमेंट के बीच में होती है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए, ये वाला जो डायग्राम है इसमें आप एक लाइपोसोम को देख सकते हैं। लाइपोसोम बनाया है इस तरीके से साइंटिस्ट ने। उसके बाद अब देखिए ये जो लाइपोसोम होता है, एक स्फेरिकल मेम्ब्रेन होती है जिसके पास एटलीस्ट एक लिपिड की लेयर होती है। ये जो लाइपोसोम है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइपोसोम जो है इसको मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में, और इसके साथ साथ इसको लिपिड नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। लिपिड नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है, ड्रग की डिलीवरी की जाती है बॉडी के अंदर, ड्रग की डिलीवरी की जाती है लिपिड नैनो टेक्नोलॉजी से। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लाइपोसोम्स। उसके बाद ये जो पिक्चर है ये आपको ब्लैक मेम्ब्रेन के बारे में बताती है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ टेफ्लॉन। ये टेफ्लॉन के बने हुए हैं, टेफ्लॉन के पार्टीशंस हैं, और ये आपकी ब्लैक मेम्ब्रेन है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, 1 मिनट, इसके अंदर आप देखेंगे कि जो बाइलेयर है आपके यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है, और
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राई-लेयर्ड स्ट्रक्चर बट द लिपिड्स आर द बाई-लेयर्ड स्ट्रक्चर। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है, देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स। अब इन इलेक्ट्रोड्स और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो ये देखा जाता है बेसिकली कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किस तरीके का जो सॉल्वेंट है वो कैसे पास हो रहा है, इस तरीके से स्टडी की जाती है तो इस ब्लैक मेम्ब्रेन की मदद से। अब आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बने हैं, लिपिड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, 3 चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। तो जो लिपिड है, लिपिड्स के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और गैलेक्टोलिपिड। 3 टाइप जो लिपिड्स हैं वो 3 फॉर्म में है, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, गैलेक्टोलिपिड की फॉर्म में। और ये जो लिपिड्स हैं दीज आर लॉन्ग मॉलिक्यूल्स, लंबे मॉलिक्यूल्स हैं, काफ़ी एसिमेट्रिकल हैं और बाईपोलर हैं। बाईपोलर एंड एम्फीपैथिक, बाईपोलर हैं और एम्फीपैथिक इसलिए क्योंकि एक इनके पास एक जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है और जो एक है हाइड्रोफिलिक पार्ट है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो लिपिड है उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसका होता है, न्यूट्रल सॉल्यूट्स का होता है, जो सॉल्यूट्स न्यूट्रल हैं एकदम, और वाटर का होता है। वाटर के ट्रांसपोर्ट को ओस्मोसिस कहते हैं। अब जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है क्योंकि इसमें एनर्जी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और इसका एक एग्जांपल है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। तो ये जो दोनों जो ट्रांसपोर्ट है ये होते हैं लिपिड के मेम्ब्रेन से। उसके बाद लिपिड की वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स द मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस एंड अनब्रोकन। जो मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस है और अनब्रोकन है, किसकी वजह से, लिपिड की वजह से। क्योंकि प्रोटीन्स तो हम अब भाई समझ ही चुके हैं कि जो प्रोटीन्स हैं, जैसे पहले जो जितने भी मॉडल आए थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल से पहले, वो सारे मॉडल्स क्या दिखा रहे थे कि जो लिपिड है, जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन की भी एक कंटिन्यूस लेयर है, प्रोटीन की भी कंटिन्यूस लेयर है। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने दिखाया नहीं, जो प्रोटीन्स हैं वो आपकी उनकी पूरी लेयर नहीं है लिपिड के ऊपर। लिपिड की लेयर के अंदर जो प्रोटीन्स है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ये हमें दिखाया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फिर दूसरा जो कंपोनेंट है वो प्रोटीन है, और ये जो है वो मेन कंपोनेंट है। इस प्रोटीन जो है वो 2 टाइप के हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ये हम समझ ही चुके हैं। एक पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पर ये है कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं इनको स्ट्रॉन्ग बेसिस की मदद से ही आइसोलेट किया जा सकता है, और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं इनको तो ईजिली आइसोलेट कर सकते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन ले लो सॉल्ट्स का, उससे ये क्या हो जाएंगे, आपके सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। फिर जो तीसरा कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स की साइड चेन्स होती हैं वो पाई जाती हैं, साइड चेन। जब ये हमने देखा था, अभी हम ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे, तो मैंने आपको गैलेक्टोलिपिड्स एक मिनट उस डायग्राम पे चलते हैं। इसमें मैंने आपको ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की चेन्स दिखाई हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये कार्बोहाइड्रेट्स की चेन है। इन्हीं चेन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर नीचे, कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और ये जो ओलिगोसेक्राइड्स की साइड चेन है, कौन कौन से ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, डी ग्लूकोज इज देयर, डी मैनोज इज देयर, डी गैलेक्टोज एंड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन जो है ये एक वो होता है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, इसे NAG बोलते हैं। और जो चिटिन होता है, जो फंजाई के सेल वॉल में पाया जाता है चिटिन, उसका मोनोमर होता है ये सियालिक एसिड। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एक ओलिगोसेक्राइड है, तो सियालिक एसिड इज ऑल्सो देयर। सियालिक एसिड जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नेगेटिवली चार्ज बना देता है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, यानी कि जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है सेल के बाहर, उसको फेस करती हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई करती हैं, फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हैं। लाइसोसोम्स, जैसे आप हम आगे स्टडी करेंगे सीरीज़ में लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, तो वहाँ पर आएगा लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स, जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि किसी फॉरेन पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकती हैं। उसके अलावा ये एक सेल को दूसरे सेल से भी अलग कर सकते हैं आइडेंटिफाई करके, वो भी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी में आता है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हमने केमिकल कंपोजिशन तक पढ़ ली है। इसके बाद मॉडिफिकेशन रह जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो मॉडिफिकेशन को हमें और स्टडी करना है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। टिल नाउ टेक केयर एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू रियली डू सो, प्लीज़ like the video and click the subscribe button.